जलवायु परिवर्तन पर पेरिस में चल रहा सम्मेलन अपने अंतिम पड़ाव पर है। सम्मेलन का आज आखिरी दिन है। इस बीच मसौदे को अंतिम रूप देने के लिए पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी और फ्रांस के विदेश मंत्री लॉरेन फैबियस से मुलाकात की। लेकिन 2020 तक जलवायु परिवर्तन की समस्या को सुलझाने के लिए विकसित और विकासशील देश अभी भी अंतिम सहमति से दूर। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे 3 दिन के भारत के दौरे पर आज पहुंचेंगे नई दिल्ली। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्षिक शिखर वार्ता होगी और दोनों देश भारत में बुलेट ट्रेन प्रणाली की स्थापना के 98,000 करोड़ रुपए के करार के साथ कुछ अन्य समझौते भी कर सकते हैं। जापान के प्रधानमंत्री बनारस का भी करेंगे दौरा, गंगा आरती में लेंगे भाग। संसद के कामकाज में इन दिनों चल रही रुकावट पर दुख जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लोकतंत्र किसी की मर्जी और पसंद के अनुसार कामकाज नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री के इस बयान को संसद की कार्यवाही को कई दिनों से बाधित किए जाने के कांग्रेस के रवैये पर टिप्पणी के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि संसद नहीं चलने से गरीबों का हक मारा जा रहा है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नेशनल हेराल्ड मामले में कहा कि इनकम टैक्स अथॉरिटी अपनी प्रक्रिया के हिसाब से काम करेगी और क्रिमिनल कोर्ट ने अपराध का संज्ञान ले लिया है। अपने फेसबुक पोस्ट में उन्होंने कांग्रेस के बदले की राजनीति को गलत बताते हुए कहा है कि लड़ाई कानूनी तौर पर लड़ी जानी है। उन्होंने कहा कि सरकार और संसद कांग्रेस की मदद नहीं कर सकती। ऐसे में संसद की कार्यवाही को बाधित करके कोई फायदा नहीं होगा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का आज 80वां जन्मदिन है। इस मौके पर उन्हें दुनिया भर से शुभकामनाएं मिल रही हैं। राष्ट्रपति के जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति के भाषण पर एक किताब का विमोचन करेंगे। वहीं राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी राष्ट्रपति भवन में होने वाले कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी आज तुर्कमेनिस्तान की 3 दिवसीय यात्रा के लिए रवाना होंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति 10 अरब डॉलर की लागत वाली बहुप्रतीक्षित तापी पाइपलाइन गैस परियोजना का उद्घाटन भी करेंगे। ये पाइपलाइन भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण स्रोत साबित हो सकती है। 13 दिसंबर को आयोजित इस उद्घाटन समारोह में भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के नेता भी उपस्थित रहेंगे। मुंबई हमलों के गुनहगार डेविड कोलमैन हेडली को कल मुंबई की एक अदालत ने कुछ शर्तों के साथ सरकारी गवाह बनाया और उसे माफी दे दी। पाकिस्तान मूल के अमेरिकी नागरिक डेविड कोलमैन के सरकारी गवाह बनने के बाद अब पाकिस्तान की पूरी सच्चाई सामने आ सकती है। हेडली 8 फरवरी 2016 को अभियोजन पक्ष के गवाह के तौर पर गवाही देगा। फिलहाल अमेरिका में 35 साल कैद की सजा काट रहे हेडली ने अदालत में एक अज्ञात स्थान से वीडियो लिंक के माध्यम से कहा है कि वे माफी दिए जाने पर गवाही देने को तैयार है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर चिंता जाहिर की है। चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने कहा है कि हालत बेहद गंभीर है और प्रदूषण की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि खराब हो रही है। जस्टिस ठाकुर ने कहा कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को चाहिए कि आपस में बैठकर बातचीत करें और प्रदूषण कम करने को लेकर कोई ठोस नतीजा निकालें, लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिसंबर को सुझाव लेकर आने को कहा है और उसी दिन इस मामले की सुनवाई भी होगी। केंद्र ने चेन्नई में आई बाढ़ को गंभीर आपदा घोषित कर दिया है। राज्य में गैर सरकारी और सरकारी संगठन पूरी तरह से राहत के कामों में लगे हैं, लेकिन बाढ़ से बिगड़े हालात के सामान्य होने में अभी वक्त लग रहा है। उतरते पानी की गंदगी और कचरे को साफ करने का काम बराबर चल रहा है। बिजली की आपूर्ति को नियमित किया जा रहा है, लेकिन कई इलाकों में अब भी बिजली मुहैया नहीं हो पा रही है। आईपीओ के लिहाज से 2015 पिछले 5 सालों में रहा सबसे बेहतरीन साल। 2015 में कंपनियों ने बाजार से 13,000 करोड़ रुपए उगाहे। डॉक्टर लालपैथ, इंडिगो, सिंजिन जैसे आईपीओ ने बाजार के हौसले को किया बुलंद। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में अगले साल भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7.3% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। इस वृद्धि दर के साथ भारत 2016 और 2017 में दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा। इसके अनुसार 2016 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7.3%, जबकि 2017 में 7.5% रहेगी। अमेरिकी सेना ने कहा है कि एक हवाई हमले में इस्लामिक स्टेट के वित्तीय प्रमुख की मौत हो गई है। अमेरिकी सेना के प्रवक्ता ने बताया कि हाल के हफ्तों में हुए हमलों में अबू सालेह और 2 अन्य नेता मारे गए हैं। अबू सालेह चरमपंथियों के वित्तीय नेटवर्क का काफी पुराना सदस्य था। तुर्की ने इराक से अपनी सेना को वापस बुलाने से साफ इनकार कर दिया है। तुर्की के प्रधानमंत्री तैयब एर्दोगन ने कहा है कि उत्तरी इराक में जवानों की संख्या में बढ़ोतरी या कमी हो सकती है, लेकिन मौजूदा वक्त में वहां से तुर्की की सेना वापस नहीं बुलाई जाएगी। दूसरी तरफ इराक ने अब नाटो से आग्रह किया है कि वे अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए तुर्की से इराक छोड़ने को कहे। अपने विवादित परमाणु कार्यक्रम की वजह से अक्सर चर्चा में रहने वाले उत्तर कोरिया के पास हाइड्रोजन बॉम्ब हो सकता है। उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया ने किम जोंग उन के हवाले से खबर में इस बात के संकेत दिए हैं।
दुबई में चल रही BWF विश्व सुपर सीरीज फाइनल्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कल साइना नेहवाल ने अपनी पहली जीत हासिल की। साइना ने विश्व की नंबर 1 कैरोलिन मारिन को कड़े मुकाबले में हराने में सफलता पाई। वहीं पुरुष एकल मुकाबले में भारत के किदाम्बी श्रीकांत को लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा है। ग्रुप बी के अपने दूसरे मैच में श्रीकांत को डेनमार्क के विक्टर एक्सेलेसन के हाथों हार का सामना करना पड़ा।